साथियों नमस्कार। साथियों, इस समय दुनिया के कई देशों में तमाम तरह की ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो ये बता रही हैं कि आने वाले समय में जियोपॉलिटिक्स किस तरफ जाएगी। हमारे पड़ोस में नेपाल में फिर से जेन जी प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया है और इस बार हुआ है ये मुस्लिम वर्सेस हिंदू के रूप में। ये पूरा मामला क्या है, इस पर मैं चर्चा करूंगा। किस तरह से भारत का रुपया अब मजबूत होने के लिए तैयार खड़ा है, उस पर चर्चा करूंगा। और ये भी बताऊंगा किस तरह से यूरोप इस समय इस्लाम की चपेट में आता जा रहा है। इन सभी चीज़ों पर हम गहन रूप से चर्चा करेंगे और देखेंगे दुनिया किस तरफ जा रही है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप आईआर इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में बेसिक्स जानना चाहते हैं, अपना बेस बनाना चाहते हैं, जिससे कि आपको करंट की सारी चीज़ें समझ में आने लग जाएं अच्छे से, तो आप हमारी ये किताब मंगवा सकते हैं। हमने इसको खुद तैयार किया है, इसमें सारा बेसिक्स दिया हुआ है। मैंने इसका एक लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में पिन किया है। वहाँ जा कर के इस किताब के ज़रिए आप बेसिक्स क्लियर कर सकते हैं। साथ ही इसके द्वारा आपको बहुत मदद मिलने वाली है। ये भी इंग्लिश में ही है, हिंदी में भी आ जाएगी। आप पहले इंग्लिश को सपोर्ट करो, फिर हिंदी का भी काम स्टार्ट करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि नेपाल में हो क्या रहा है। देखिए, नेपाल में एक घटना हुई और ये घटना जैसे हमारे यहाँ कांवड़ यात्रा होती है, नेपाल में ऐसे ही बोल बम यात्रा होती है, जिसमें लोग यात्रा निकालते हैं भोलेनाथ को याद करते हुए। इस यात्रा के दौरान हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के बीच पहले बहस होती है। चूंकि हिंदू पक्ष नारे लगाता हुआ जा रहा था, अपने डीजे बजाता हुआ जा रहा था, तो मुस्लिम पक्ष को एक मस्जिद के पास दिक्कत हो गई। उन्होंने आकर के बहसबाजी स्टार्ट कर दी। बहसबाजी धीरे धीरे पत्थरबाजी में तब्दील हो गई, फिर वो धीरे धीरे हिंसा में तब्दील हो गई। और हिंसा में बताया जा रहा है, ये 26 जुलाई से चल रही है घटना। हिंसा में बताया जा रहा है 3 लोगों की मौत हो गई है और इस 3 लोगों की मौत के बाद वहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया है। पिछले 4-5 दिन से वहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है, पता नहीं कब तक लगा रहेगा। वहाँ के प्रधानमंत्री ने आकर के सबसे अपील करी है ऑनलाइन आकर के कि भाई हिंसा ना करें। लेकिन इस समय मामला इतना ज़्यादा भड़क गया है कि वहाँ मस्जिदों के ऊपर हिंदू चढ़ करके अपना भगवा झंडा लहरा रहे हैं और कई जगह तो ये नारे देखने को मिल रहे हैं कि मुस्लिम यहाँ से निकल जाओ, ये हिंदू राष्ट्र है। देखो ये किस तरफ जाता है, कितने देशों को प्रभावित करता है और कहाँ तक ये रेजिस्टेंस दिखाता है, आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये बात नेपाल की है, अब इस बात को याद रखना, क्योंकि जो खबरें आज मैं बता रहा हूँ सब इंटरलिंक्ड है। इस बात को भी आप याद रखना। ये और बता देता हूँ नेपाल में ये हुई कहाँ है। देखिए, नेपाल में जो भारत की सीमा से लगे हुए कुछ जिले हैं, वहाँ पर ये हुई है साउथ ईस्ट इलाके में, और जिसमें एक बड़ा ही एक सुनसरी जिला है और एक जिला और है जिसे देखो ये वाला सिराहा बोलते हैं। ये भारत से लगा हुआ है, ये ठीक है। ये नेपाल का मैप देख रहे हैं आप, भारत से लगा हुआ ये जिला है, ठीक है, सिराहा। यहाँ पर ये घटना देखने को मिली है। इस घटना में फिर वही वाली बात है कि इतने लोग मरे, इतनी हिंसा हुई, इतने घायल हुए। हर जगह से अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं। कोई कह रहा 3 लोग मरे, कोई कह रहा ज़्यादा मरे, कोई कह रहा कई लोग, दर्जनों लोग घायल हो गए हैं, कोई कह रहा 3-4 राज्यों, 3-4 जिलों में ये फैल चुकी है। तो ये आने वाले समय में ये चीज़ें स्पष्ट होंगी कि ये गाड़ी कहाँ जाके रुकेगी। ठीक, अब आइए दूसरी बड़ी खबर पर, जिस पर हमें बड़ा इंटरेस्ट है। पिछले 4-5 दिन में इतनी घटनाएं हुई, जिनमें सबसे इंटरेस्टिंग ये घटना है। रशिया ये चाहता है कि बांग्लादेश के साथ जो ट्रेड हो रहा है देशों का, वो हो सके तो रुपये में हो, रुपये में, भारतीय रुपये में। आप जानते हैं कि भारत और रशिया इस समय रूबल ट्रांजैक्शन करते हैं। हम डॉलर का यूज़ नहीं करते। हम रशिया से कोई चीज़ मंगाते हैं। अब ये पूरा खेल क्या है ये भी देखिए। मैं आपको ये समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ये रशिया है और ये आपका इंडिया है। अब रशिया ने इंडिया को ऑयल भेजा और ये ऑयल भेजा, मान लीजिए डॉलर में कर दूं, चलो रुपए में कर देता हूं। मान लो ऑयल भेजा 100 रुपये का, ठीक है, 100 रुपये का उसने ऑयल भेजा। अब हमें क्या करना है, रशिया को पेमेंट करना है। हमें रूबल में पेमेंट करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करके रूबल में जो भी आएगा। अब हम इसे अगर रूबल दे देंगे तो एक लिमिट तक रूबल दे पाएंगे। हम पे इतने रूबल तो है नहीं कि उसे देती चली जाए। तो हम क्या करते हैं, हम रशिया से ये कहते हैं कि रशिया भाई एक काम कर रहे हैं, हम तुम्हें भी पैसा नहीं दे रहे या रूबल वगैरह कुछ नहीं दे रहे। तुमने जो हमको ये तेल दिया है, मान लो 100 रुपये का, तो तुम्हारा एक अकाउंट इंडिया में खुलवा देते हैं, वस्तुर अकाउंट। इस अकाउंट में तुम्हारे नाम का अकाउंट है, इस अकाउंट में हम तुम्हारे 100 रुपये जमा कर दे रहे हैं अपनी तरफ से कि रशिया भाई तुमने तेल भेज दिया, तेल आ गया, तुम्हारे नाम के 100 रुपये हम तुम्हारे अकाउंट में जमा कर दिए, मुंबई में देख लो। रशिया कहेगा हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है,
हो गए जमा। अब मान लो हमने रशिया को कुछ सामान भेजा, हमने रशिया को मान लो मेडिसिन भेजी, ठीक है, और मेडिसिन हमने भेजी मान लो 10 रुपए की। तो रशिया क्या कहेगा कि भाई देखो हम तुम्हें रूबल दे नहीं रहे क्योंकि तुम्हारे यहाँ रूबल चलेगा नहीं, तो हम एक काम करते हैं, तुम्हारा जो अकाउंट खुला हुआ है इंडिया, हम यहाँ पर तुम्हारे 10 रुपए 10 रुबल जमा कर दे रहे हैं, जिससे 10 रुबल कर लो, रूबल का साइन पता नहीं क्या है, ठीक है। अब आप समझ गए। अब इस स्थिति में दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि इस साल भारत और रशिया के बीच में जो ट्रेड हुआ है वो करीब करीब $70 बिलियन का हुआ है, 70, जिसमें से $65 बिलियन का हमने मंगाया और केवल $5 बिलियन का बेचा है। हमने तेल मंगाया उससे, हम मंगा भी रहे। तो हुआ यह है कि रुपए तो बहुत ज्यादा जमा हो गए रशिया के अकाउंट में, उतने रूबल जमा नहीं हुए वहां पे, तो इम्बैलेंस है। अब आप एक बात सोचेंगे, शायद इस इम्बैलेंस को दूर करने के लिए रशिया कह रहा हो कि भाई बांग्लादेश से भी रुपये में करो ना, वहां तो और ज्यादा दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि ये इम्बैलेंस फिर बांग्लादेश के साथ भी है। रशिया बांग्लादेश से खरीदता बहुत कम है, बेचता बहुत ज्यादा है बांग्लादेश को। तो बांग्लादेश अगर रुपए का इस्तेमाल करेगा भी तो रशिया के पास रुपए और बढ़ जाएंगे। बांग्लादेश क्या कहेगा, अच्छा इंडिया के रुपए में करना है ना, तो ठीक है रशिया, हमने तुमसे 100 रुपए का आइटम मंगाया, तुम्हारे नाम के 100 रुपए जमा कर दिए। रशिया कहेगा यार इंडिया के नाम 100, वहाँ इंडिया के खाते में भी 100 थे, अब यहाँ भी 100 जमा है। और बेच कितने का रहा है बांग्लादेश, मान लो 5 रुपए का सामान, तो बात बन नहीं पाएगी, रशिया को उल्टा नुकसान है। बावजूद इसके रशिया कह रहा है कि बांग्लादेश के साथ आप रुपए में ट्रांजेक्शन को बढ़ाएं। रशिया वांट्स रुपी बेस्ड ट्रेड विद बांग्लादेश बाईपास यूएस सैंक्शंस, जिससे कि यूएस सैंक्शंस से बाईपास हम हो सके, जो कि रशिया पे लगे हुए हैं 2022 से। अब अगर बांग्लादेश इस तरह की चीज इस्तेमाल करता है या मान जाता है तो इससे फायदा बांग्लादेश को होगा नहीं होगा पता नहीं, रशिया को भी कोई खास फायदा होना नहीं है, लेकिन भारत को बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा, क्योंकि भारत का रुपया डिमांड में आ जाएगा। इस समय क्या है कि हमारा रुपया कमजोर हो दिख रहा है डॉलर के सामने, लेकिन वास्तविकता में डी-डॉलराइजेशन चल रहा है। आने वाले 3-4 साल में आपको पता चल जाएगा कि रुपये हमारा कितना मजबूत हो चुका है। रुपये को मजबूत करना है तो रुपये की डिमांड बढ़ाओ, ज़्यादा से ज़्यादा देशों में रुपये की डिमांड हो। तो पहली डिमांड जनरेट हो गई बांग्लादेश में। अब आप धीरे धीरे देखोगे छोटे मोटे कई देश जो हमारे आसपास हैं वो रुपये की डिमांड करने लगेंगे। 2014 में दुनिया में एक आधी कोई देश होगा, मुझे कहीं 1 मिलता है, कहीं 0 आंकड़ा मिलता है, तो आप 0 ही मान के चलो, एक भी देश ऐसा नहीं था जहां पर रुपए चलता हो, किसी से लोकल करेंसी का ट्रेड हमने किया हो, कहीं भी नहीं था एक भी। आज करीब करीब 25 देश ऐसे हैं जहां हम लोकल करेंसी में ट्रेड करने के एग्रीमेंट पर साइन कर चुके हैं कि हम डॉलर में ट्रेड नहीं करेंगे, लोकल करेंसी में करेंगे। लेकिन अब हर किसी के साथ बराबरी का ट्रेड तो होगा नहीं कि भाई 50 रुपये का दिया 50 का लिया, किसी से ज़्यादा ले रहे होंगे, किसी को ज़्यादा दे रहे होंगे। तो ये इम्बैलेंस ख़त्म करने के लिए हमें रुपए का चलन ज़्यादा करना पड़ेगा, जिससे हर जगह बैलेंस हो जाए मामला। अब सुनिए, आप रुपए के चलन को बढ़ाओगे, आप क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंस कम कर रहे हो, हमें क्रूड ऑयल ज़्यादा मंगाना ही नहीं है, हम अपने यहाँ देखें, अच्छा आने वाले समय में आप देखना हम ज़्यादातर टू व्हीलर, ज़्यादातर क्या लगभग टू व्हीलर सब ई व्हीकल कर देंगे कि भाई अगर 2 व्हीलर लेना है तो वो इलेक्ट्रिक वाला ही आएगा, पेट्रोल वाला आएगा ही नहीं। प्लस इथेनॉल ब्लेंडिंग कर ही रहे हैं, डीजल में ब्लेंडिंग करने वाले हैं ही। क्रूड ऑयल हमारे यहाँ ज़्यादा निकालने के लिए हमने समुद्र मंथन योजना भी लागू कर दी है। तो बाहर से तेल मंगाने को जितना कम कर सको उतना कम करो, जिससे डॉलर उतनी ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़े ही ना मंगाने के लिए, क्योंकि कंपलसरी है कि डॉलर में ही तेल खरीदा जा सकता है। तो डॉलर के चलन को कम करो, लोकल करेंसी के चलन को बढ़ाओ और रुपए के चलन को भी बढ़ाओ, तब जाके रुपया मजबूत होगा। आप समझ गए, जितना चर्चा में रुपया रहेगा डिमांड में रुपया रहेगा। अब रशिया भी इतना कोई दानी तो है नहीं कि अच्छा इंडिया हमारा भाई है, काम करते चलो रुपए में कर देते ना। आज वो रुपए में कह रहा है बांग्लादेश से, कल को किसी देश से कहेगा कैसा है तुम युआन के चलन को बढ़ाओ, चाइना की करेंसी। किसी से कहेगा तुम रूबल की चलन को बढ़ाओ। कभी हो सकता है चाइना बोले किसी देश से कि रूबल में करो तुम रूबल में, कभी भारत बोले किसी देश से कि तुम युआन में करो युआन में। अल्टीमेटली होगा क्या? होगा ये कि जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं उन्हीं की करेंसी आपको चलती दिखाई देंगी आधी से ज़्यादा दुनिया में, और अभी हम उस स्थिति में आने वाले हैं इन नेक्स्ट 5 ईयर्स, जहां हम यूरोप से कहेंगे, भारत चाइना रशिया मिलकर के, कि यूरोपियंस अगर आपको ट्रेड हमसे करना है तो हम अपनी लोकल करेंसी में करेंगे, चला ले डॉलर। अब आप समझ रहे हैं, दुनिया
या कहें कि ये यूरोपियंस और ये अमेरिकन्स क्यों परेशान हैं भारत से, रशिया से, चाइना से, इन तीन का नाम क्यों लेते रहते हैं? क्योंकि ये तीन मिलकर के ही डी-डॉलराइजेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। ब्रिक्स के वजह से अमेरिका में हलचल रहती है। जब से ब्रिक्स बनाए तब से अमेरिका की चर्चाओं में रहा है ये। ब्रिक्स जैसे जैसे मजबूत पकड़ बनाएगा, पहले ब्रिक्स ने क्या किया? पहले ब्रिक्स ने सोना चांदी खरीदा, ज़्यादा से ज़्यादा खरीद लो, इंडिया, चाइना, रशिया विशेष तौर से सोना चांदी आप देख ही रहे हैं। उसके साथ ही जब भंडार अच्छा खासा हो गया, अब साथ साथ हमने लोकल करेंसी ट्रेड एग्रीमेंट करते चले गए सबके साथ। अब हम ये कहना चालू करेंगे, एक काम करो रुपए के साथ साथ रूबल में भी करो, एक काम करो रूबल के साथ युआन में भी करो, एक काम करो युआन के साथ रुपए में भी करो। ऐसे चलती है इकोनॉमिक्स, ऐसे काम करती है जियोपॉलिटिक्स। इसलिए ये युद्ध छेड़ा गया था ईरान वाला कि ईरान के माध्यम से तेल महंगा हो तो कम से कम डॉलर चलन में तो आए। अभी देखना है डॉलर के ये डिवेल्यूएशन भी करेंगे आने वाले समय में। तो कहानी ये चल रही है। ऐसी स्थिति में अब क्या है मामला ये है कि अब भारत को अगर रोकना है, चाइना को तुम रोक नहीं सकते क्योंकि सप्लाई चेन का मुख्य बन चुका है, मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। तुमने चाइना पर किसी तरह के सैंक्शन लगाए, तुमने उसे रोका तो पूरी दुनिया में कई चीज़ों की सप्लाई ठप्प पड़ जाएगी। रशिया पे तुम सैंक्शन लगा चुके हो, तुम भारत को दबाने का लगातार प्रयास कर रहे हो। कभी कोई आंदोलन करा दो, कभी कोई आंदोलन करा दो, कभी कैसे फंडिंग कर दो, कभी किसी तरह से फंडिंग कर दो। अब आप एक चीज़ गौर करके मुझे बताइए, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दो ही पार्टी है अमेरिका में। ये दोनों पार्टी किसी मुद्दे पे एक साथ नहीं आती, हर मुद्दे पर डिफरेंस रहता है इनका, जैसे बीजेपी और कांग्रेस। लेकिन जब भारत में एफसीआर अमेंडमेंट लाना है तो इस मुद्दे पर दोनों साथ हैं और दोनों विरोध कर रही हैं। यूएस का कांग्रेसमैन कह रहा है ऑन रिकॉर्ड कि अगर भारत में एफसीआर अमेंडमेंट पास हो जाता है तो भारत और यूएस के रिश्ते वैसे नहीं रहेंगे जो पहले थे। क्यों भाई, तुमको क्या दिक्कत है एफसीआर से? क्योंकि तुम्हें पता है कि भारत को कंट्रोल में रखना है तो यहाँ किसी न किसी तरह के आंदोलन कराते रहो, उसके लिए पैसा चाहिए होता है तो फंडिंग एनजीओ के जरिए कराओ। और एफसीआर अभी इतना लचीला है कि फंडिंग आसानी से हम एनजीओ को दे सकते हैं। अगर अमेंडमेंट हो गया तो हम वो भी नहीं कर पाएंगे। कहानी समझ रहे हो ना आप? 5 अगस्त एक बड़ी तारीख है जहां पर समय समय पर हर साल सरकार कुछ ना कुछ ऐसा ले आती है जो इसको ऐतिहासिक बना देता है। 5 अगस्त आने वाली है, हो सकता है इन लोगों को ये डाउट हो कि कहीं 5 अगस्त को भारत सरकार कुछ कर ना दे। 4 अगस्त को एक काम करते हैं, एक प्रदर्शन करवा देते हैं, धरना प्रदर्शन। तो केजरीवाल लेके जा रहा है पीएम आवास के सामने 100 लोगों को। आप समझ रहे हो ना इथेनॉल का विरोध क्यों हो रहा है? ठीक है, इथेनॉल में कुछ कमियां हैं, खामियां हैं, प्लस हैं, माइनस है, उस पर चर्चा हो सकती है। लेकिन इथेनॉल को लेकर के जो एक भौकाल बनाया जा रहा है, वो क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि अगर इथेनॉल यहाँ पर लागू हो गया ठीक से तो भैया क्रूड ऑयल खरीदना तुम बंद कर दोगे। तुम तो E85 की बात कर रहे हो, फिर तो क्या ही क्रूड ऑयल खरीदोगे तुम। मैं ये नहीं कह रहा क्रूड ऑयल बिल्कुल बंद हो जाएगा, पर हाँ इतना हो जाएगा कि हमें डॉलर का ज़्यादा वो नहीं रहेगा। अमेरिका सैंक्शन लगा दे, समझ रहे हो ना? आज अमेरिका बहुत बड़ा ग्लोबल मास्टर है, वो किसी पे भी सैंक्शन लगा दे तो अर्थव्यवस्था डूब जाएगी। और हमारे पास रिसोर्सेज ठीक है, हर तरह के इतने हैं, हमारे पास जनसंख्या भी तो बहुत है, रिसोर्सेज निकालेंगे, हम खुद ही इस्तेमाल कर लेते हैं उतना। रशिया के पास तो तेल के भंडार हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ना जाने क्या क्या है, वो दुनिया को बेच के अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक कर ले रहा है। तो इस वजह से हमें कुछ चीज़ों में बैलेंस बना के चलना पड़ता है, समझ रहे हो आप? अब मैं आपको इसका एक पक्ष और बताता हूँ। एक ट्रेंड देखने को मिला है यूरोप में पिछले 30 साल में, विशेष तौर से 30 तो नहीं, 40 साल कर दो, हटाओ, 40 साल में देखा गया है कि यूरोप में मुस्लिम पॉपुलेशन तेजी से बढ़ी है। क्योंकि बड़े स्तर पर इन देशों में लड़ाइयाँ हुई, 1989 से ले लो, लड़ाइयाँ जैसे जैसे हुई, गल्फ वॉर हुआ, फिर उसके बाद तमाम तरह की छोटी मोटी लड़ाई, और यहाँ पर सिविल वॉर चलते रहते हैं, चाहे यमन हो, चाहे सीरिया हो, चाहे लेबनान हो, चाहे ये इराक और ये कुवैत हो, यहाँ को खूब वॉर हुए हैं। तो यहाँ से जितने भी लोग प्रताड़ित होते थे वो यहाँ पर शरणार्थी बन के पहुँच जाते थे कि हमें शरण दे दो। इस तरह की शरण प्राप्त करते करते करते, अच्छा हम अगर यूरोप को वीज़ा मांगे तो हमको वीज़ा मिलने में 6 महीने लग जाएंगे। लेकिन हम शरणार्थी बन के जाएँ कि हम प्रताड़ित हैं, हमें रख लो, तो हमें बड़ी आसानी से रख लिया जाएगा, हमें घर दिया जाएगा, हमें थोड़े पैसे दिए जाएंगे हर महीने, हमारे अगर 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम किया जाएगा, सब करवाया जाएगा। इस तरह से बड़ा दिल दिखाने का जो यूरोपियंस की आदत थी, उसकी वजह से आज यहाँ पर इतनी ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन हो गई है कि यूके में, यूनाइटेड किंगडम में तो बताते हैं कि आने वाले समय में हो सकता है एक टुकड़ा अलग से करवा लें कि मुस्लिम राष्ट्र बना दो इसे। इस तरह की एक घटना फिर देखने को मिली 2011 के आसपास। 2011 के आसपास इन देशों में जो आप देख रहे हो यहाँ पर, चलो इसे ऐसे ही रहने देता हूँ, ये जो देश हैं जैसे लीबिया हो गया, इजिप्ट हो गया, ट्यूनीशिया हो गया, है ना, ये मोरक्को भी हो गया, ठीक है, इन
ऊपर वाले देशों में, थोड़े बहुत यहाँ के देशों में लगातार एक के बाद एक तख्ता पलट देखने को मिल रहे थे। लीबिया में देखने को मिला, तमाम देशों में, और हर जगह मांग करी जाती डेमोक्रेसी लाओ, डेमोक्रेसी लाओ। उसको मार दिया था गद्दाफी को सड़क पे लाके कि ये तानाशाह है, क्योंकि गद्दाफी ये कहता था कि हम एक ऐसी करेंसी लेकर के आएंगे जो अफ्रीकन की अपनी अलग करेंसी होगी और अपने अलग रिसोर्सेज के बेसिस पर लेकर के आएंगे। यानी पेट्रो डॉलर को साइड करना चाह रहा था, डॉलर को साइड करना चाह रहा था। गद्दाफी खुद साइड हो गया, ओबामा ने करवा दिया था। तो इसे अरब स्प्रिंग कहते हैं। एक के बाद एक इन देशों में लगातार जो तख्ता पलट होता चला गया था, इसे अरब स्प्रिंग कहते हैं। तो उस अरब स्प्रिंग के दौरान भी बड़े स्तर में यहाँ पर मोबिलाइजेशन हुआ था मुसलमानों का। ये ज़्यादातर मुस्लिम कंट्री है सब, और ये मुस्लिम लोग फिर से माइग्रेट होकर के यूरोप में पहुंचे थे। तो धीरे धीरे यूरोप में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई इन मुसलमानों की कि आज वहाँ पर तमाम जगहों पर मेयर मुस्लिम चुने जा रहे हैं। कई जगह जो है ये शरिया कानून लगाने की मांग कर रहे हैं। कहीं पर ये कह रहे हैं कि हमारी इस प्रैक्टिस को भी आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करो, सड़क पर नमाज़ पढ़ेंगे, हमको रोको मत, हमारा राइट टू रिलीजन है, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं। उसी क्रम में हमने ये देखा कि अभी 3-4 दिन पहले घटना हुई कि मोरक्को से बड़े स्तर पर लोग स्पेन में गए। करीब 60,000 लोग भागे समुद्र के रास्ते और वहाँ जाकर के शरण लेने का प्रयास कर रहे थे ज़बरदस्ती की। आप कहोगे मोरक्को और स्पेन तो बहुत दूर है। हाँ, तो यहाँ से यहाँ मेनलैंड स्पेन नहीं गए थे। अब आते हैं इस मेन मुद्दे पे। एक जगह है, ये देखिए, ये मैं आपको मैप, ये मोरक्को है, ये स्पेन है, बीच में ये पानी का रास्ता है ऐसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरह, इसे बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ठीक है, यहीं पर एक छोटा सा एक कोना है, सियूटा बोलते हैं इसे, ये छोटा सा कोना जो जुड़ा हुआ तो मोरक्को से है लेकिन स्पेन का हिस्सा है। ये लंबे समय से स्पेन वाले यहाँ पर रह रहे हैं और पूरी तरह से स्पेन का बोलबाला है। इसकी पॉपुलेशन, जो छोटा सा एरिया आप देख रहे हो, इसकी जो पॉपुलेशन है टोटल वो है 84,000, 84,000। इसमें 52% लोग ऐसे हैं जो मान लीजिए क्रिश्चियन हैं या स्पेन के हैं, क्रिश्चियन प्लस किसी अन्य धर्म के हैं, और 48% ऐसे हैं जो मुस्लिम हैं इसमें। ठीक है, अब ये क्षेत्र लंबे समय से चर्चा में रहा है, ऐतिहासिक रूप से चर्चा में रहा है। यहाँ पर कभी स्पेन ने यहाँ के लोगों का कत्लेआम किया था, कभी अब ये बताइए, दूसरे देश के एक छोटे से हिस्से पे कब्जा करके बैठे हो आप, तो आसानी से तो किया नहीं होगा आपने, जरूर यहाँ पर बर्बरता करी होगी। तो अब मोरक्को वालों को भड़का दिया ऑनलाइन तरीके से और न जाने किस प्रकार से उनको एजिटेट कर दिया गया। अचानक उन लोगों में एक धारणा आई कि अब जाकर के सियूटा पर कब्जा कर लो, ये हमारा ही क्षेत्र है, हमारे पास ही रहना चाहिए। ये ऑनलाइन सोशल मीडिया के माध्यम से भड़काने वाली चीज़ आप कुछ लगातार नहीं देख रहे हो? फिर चाहे बांग्लादेश हो या फिर आपका नेपाल हो या भारत में भी आपने देखा, पाकिस्तान में इसकी चर्चाएं हो रही हैं। पाकिस्तान का जो होम मिनिस्टर है वहाँ का मोहसिन नकवी, वो ये कह रहा है कि देखो हमें अपने युवाओं के बारे में सोचना चाहिए, हमें उनको नौकरी देनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि ये भी कॉकरोच पार्टी की तरह हम पर धावा बोल दें तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, ऐसा वो बोल रहा है। फिर इधर आप देख लो, मोरक्को वाले जो एकदम से भागे, इसमें बताया जा रहा है कि बड़े स्तर पर जो है ऑनलाइन तरीके से भड़काया गया था लगभग 60,000 लोगों को। फिर ये यहाँ से भाग करके जब सियूटा में गए तो उन लोगों को वापस भगाया गया वहाँ से, और बताते हैं कि आधे से ज़्यादा लोगों को तो वापस मोरक्को कर दिया गया है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर तो पहुँच गए हैं। अब इसका नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि यहाँ से ये कैसे भी समुद्र के रास्ते तैर के पहुँच गए, डायरेक्ट फलांग के पहुँच गए, फेंसिंग तोड़ के चले गए, ठीक है, कायदे से आप स्पेन की टेरिटरी में आ चुके हो। जब आप यहाँ आ गए हो, कुछ दिनों बाद आप नॉर्मलाइज हो जाओगे, पता भी नहीं चलेगा कि आप स्पेन के थे कि मोरक्को के थे। फिर आप यहाँ पता चला किसी नाव के जरिए या किसी पानी के जहाज से मेनलैंड स्पेन में चले गए, और जब आप मेनलैंड स्पेन में चले गए तो फिर ये नहीं पता चलेगा कि कब आप स्पेन से होते हुए पुर्तगाल चले गए, कब फ्रांस चले गए, कब फ्रांस से इटली चले गए, धीरे धीरे फैल जाओगे। भाई 60,000 लोग, 84,000 तो उसकी जनसंख्या है, 60,000 लगभग इतने ही लोग और आ गए। फिर वो दाएं बाएं भागेंगे, अन्य जगहों पर पहुंचेंगे, वहाँ उधम मचाएंगे, तो दिक्कत है यूरोप को। तो इटली वाली जॉर्जिया मेलोनी ने बोल दिया कि भाई इन सब के लिए बॉर्डर सील है, हम एक भी इंसान को अपने अंदर नहीं आने देंगे, और हम इस समय शेंगन वीज़ा जो वहाँ का लगता है ना, शेंगन कंट्रीज होती हैं ये, किसी एक कंट्री का वीज़ा ले लो, आप किसी भी कंट्री में अंदर जा सकते हो। ये सब स्टेट्स की तरह है, खुली है एकदम, आप गाड़ी चलाते चलाते कब किसी दूसरी कंट्री में पहुँच जाओगे पता भी नहीं चलेगा, ऐसा है यहाँ का मामला। तो
इस चीज़ का इन लोगों को अब डर सता रहा है। ये तो वो बात हो गई जो मैंने आपको बता दी और सब बता रहे होंगे। अब आप अंदर की बात देखो, मैं आपको कुछ आर्टिकल्स दिखा रहा हूँ। देखिए, ये तो मैंने आपको दिखा दिया। मुस्लिम पॉपुलेशन स्पेन में धीरे धीरे बढ़ रही है और 5% तक बढ़ गई है, ठीक है। और इस समय स्पेन की जो टोटल पॉपुलेशन है मेनलैंड स्पेन की मिला दें तो 5 करोड़ है, 5 करोड़ ऑलमोस्ट। इसमें लगभग 25-30 लाख हैं जो मुस्लिम हैं। इस बात से स्पेन टेंशन में है। और एक चीज़ और दिखा दूँ, मोरक्कन्स इन स्पेन, स्पेन में धीरे धीरे मोरक्को वाले कैसे बढ़ते गए। 1996 से लेकर के धीरे 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 ग्राफ बढ़ते ही चला गया है 2009 तक और उसके बाद भी बढ़ते ही चला गया है, ठीक है। तो ये इनके लिए एक समस्या है। दूसरी बात, स्पेनिश वुमेन अटैक्ड बाय इमिग्रेंट आफ्टर शी सेज शी इज अ क्रिश्चियन। अब वहाँ पर पहुँचने के बाद ये फिर अटैक करते हैं, कन्वर्जन करवाते हैं। आपने ग्रूमिंग गैंग के बारे में सुना था यूके में, वो सब होता है। और फिर ये अपने हक मांगते हैं कि हम सड़क पर नमाज़ पढ़ेंगे, तमाम तरह की चीज़ें। अब ये सब करते हैं जो आप देख रहे हैं। इसके अलावा ये 1923 का है कि स्पेनिश सोल्जर्स ने किस तरह से मोरक्को के सिविलियंस पर अटैक किया था और उनकी गर्दन काट के हाथ में पकड़ के फ़ोटो खिंचाई हुई है। फ़ोटो मैं दिखा नहीं सकता, यूट्यूब का वो आ जाएगा। तो मैंने आपसे क्या कहा, स्पेनिश ने अगर यहाँ पर कब्जा किया है इस पोर्शन पर और मोरक्कन्स को हटाया है या उनको कन्वर्ट किया है, जो भी किया है, तो आसानी से तो नहीं किया होगा, मारकाट मचाई होगी। तो मोरक्कन्स में एक भाव वो भी है कि जिस दिन मन वो मौका मिलेगा स्पेन वालों को छोड़ेंगे नहीं। अब एक इसमें कैच है, स्पेन नाम का जो कंट्री है ये जब इजराइल की बारी आती है तो गाज़ा और फ़िलिस्तीन को सपोर्ट करता है। किसको? फ़िलिस्तीन को। अब आप जब फ़िलिस्तीन को सपोर्ट कीजिएगा तो इजराइल को तो बुरा लगेगा। और ये छोटी सी जो पट्टी बताई थी मैंने, स्यूटा, इसमें 1-2% यहूदी भी रहते हैं, बाकी आप समझदार हैं। तो स्पेन को बड़ा था कि हम तो फ़िलिस्तीनियों के साथ हैं, ये बेचारे इनके साथ गलत हो रहा है। तो स्पेन, अब आप देखिए, तैयार रही है और सोशल मीडिया के ज़रिए हुआ है। अब आप समझ रहे हैं, यानी आप किसी भी दुनिया के किसी भी देश में इकट्ठे होकर के कोई वो चलाओगे, फ़िलिस्तीनियों के पक्ष में नैरेटिव चलाओगे, चाहे वो पूरा देश हो या राज्य हो या कोई ग्रुप हो, तो इजराइल की नज़र आप पे है। समझ रहे हैं आप? ये मैंने आपको, अरे ये दिखा दिया, आगे देखिए। ये पता नहीं किस भाषा में, इसमें कुछ था, अच्छा ये मैप था, ठीक है। ये देखो किस तरह से भाग के गए थे ये लोग, ऐसे, मतलब बाउंड्री नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, भाग भाग करके एंटर कर गए। ये देखिए लगभग 60,000 लोग। ये देखो पानी के रास्ते आ रहे हैं, बाउंड्री तोड़ के आ रहे हैं, पहाड़ से आ रहे हैं। इनमें से ज़्यादातर को भगा दिया, जो रह गए उनका पता भी नहीं चलेगा कौन से यहाँ के थे कौन से नहीं थे। धीरे धीरे घुल मिल जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स बनवा लेंगे, माइग्रेंट्स कह देंगे खुद को, दूसरे देश में पहुँच जाएंगे, वहाँ माइग्रेंट बता देंगे। क्या कर लोगे आप साहब? इलॉन मस्क, इन्होंने एक ट्वीट किया था, ऑल मिलिट्री एज मेल्स मीन्स इट इज़ एन इन्वेजन। इनका कहना यह है कि सब के सब मिलिट्री वाले मेल्स दिख रहे हैं और जिस तरह से ये लोग आ रहे हैं, भाई इस तरह से तैर के, समुद्र तैर के एक आम आदमी तो जा नहीं सकता। तो जिस तरह से इन लोगों को भेजा गया है, ये बताया जा रहा है कि स्पेन पे इन्वेजन किया जा रहा है, इन्वेजन, कब्जा किया जा रहा है। तो एलोन मस्क ने इस तरह से एक ट्वीट किया। फिर देखिए, ये देखो कैसे भर भर के ट्रक में ये लोग आए हैं, वीडियोस देखिए आप, ठीक है ना। आपको एक सबसे बढ़िया चीज़ दिखाने वाला हूँ मैं, ये तो ये देखिए एलोन मस्क का, अ मैन सीकिंग रिफ्यूज टेक्स हिज फैमिली, अ मैन गोइंग टू वॉर लीव्स हिज फैमिली बिहाइंड। तो एलोन मस्क ये कह रहे हैं कि जो लोग ये स्पेन में आए हैं, ये लोग कोई माइग्रेंट नहीं है, ये युद्ध लड़ने के लिहाज से आए, कब्जा करने आए उस पोर्शन पर जो स्पेन का उस जगह पर है, ऐसा ये कह रहे हैं। मोरक्कन्स एंड दी सेकेंड जनरेशन अमंग जिहादिस्ट इन स्पेन। स्पेन में अच्छी खासी इनकी पॉपुलैरिटी है यार। एक वो दिखाना था, हाँ इधर है, सॉरी, ये देखिए, मोरक्कन्स कम्युनिटी बिहाइंड 11% राइज इन मुस्लिम बर्थ अक्रॉस स्पेन।
स्पेन में जो मुस्लिम्स की बढ़त बढ़ती चली जा रही है उसमें मेनली मोरक्कन्स का हाथ है। इधर आइए, यायर नेतन्याहू, डियर अरब्स एंड मुस्लिम्स वांट टू फ्री ऑक्युपाइड अरब इस्लामिक लैंड्स, हियर्स अ गुड स्टार्ट। तो ये दोनों नेतन्याहू के बेटे ने लगातार ट्वीट कर रहा है लगभग 6-7 साल से, और इन लोगों से कह रहा है मोरक्कन से कि आप अरब वाले हो, मुस्लिम्स हो ना, आपको ज़मीन चाहिए ना, जाओ वहाँ जाओ, क्यूटा खाली पड़ा वहाँ चले जाओ। यानी कि अब आप समझ जाइए, अगर आप इजरायलियों के खिलाफ हो, इजरायलियों के खिलाफ हो, अगर आप वहाँ प्रोपेगेंडा चला रहे हो, फिलिस्तीन तुम्हारे दिल में बसा हुआ है, तो इजरायली नज़रों में आप हो, है ना आप। और देखिए, ये मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। इस तरह से ये पूरा मामला चल रहा है। अब मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, बताना मैं आपको ये चाह रहा हूँ कि पूरी दुनिया में इस समय पॉइंट नंबर 1 डी-डॉलराइजेशन चल रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका झटपटाहट में है। उसे किसी भी तरह से हर जगह ऐसी सरकारें चाहिए जो डी-डॉलराइजेशन ना बढ़ाएं। अगर आप नहीं मानोगे, आपके अंदर लोकल करेंसी बढ़ाने जैसा है, आत्मनिर्भर बनने जैसा है, तो आपके यहाँ पर बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट होंगे, ऑनलाइन सोशल मीडिया के माध्यम से कराए जाएंगे। उदाहरण नेपाल देख लीजिए, स्पेन देख लीजिए, भारत देख लीजिए, श्रीलंका देख लीजिए, बांग्लादेश देख लीजिए। उसके अलावा अगर आप एंटी इजराइल हो, अगर आप प्रो फिलिस्तीन हो और आपके अंदर कुछ ज़्यादा ही फिलिस्तीनियों के पक्ष लेने जैसा है, इजराइल आज नहीं 10 साल बाद सही आपको निशाने पर रखेगा। उसके अलावा अगर आप वास्तव में अपने आप को मजबूत बनाना चाहते हो, इस डी-डॉलराइजेशन को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो आपको मजबूत डिसीजन लेने पड़ेंगे बिना डरे हुए। और ब्रिक्स एक ऐसा उभरता हुआ ग्रुप है जिसकी वजह से पूरा यूरोप और अमेरिका डरा हुआ है। हर जगह आपको इंडिया, चाइना और रशिया तालमेल बनाते हुए दिखाई देंगे, और ये तीनों मिले हुए अभी के लिहाज से। 10 साल बाद क्या होगा मुझे नहीं पता। अभी मैं बता रहा हूँ, जो लोग ये कहते हैं ना चाइना ऐसा कर देगा, चाइना वैसा कर देगा, चाइना भारत के खिलाफ है, कुछ नहीं है। इस समय सब मिलकर काम कर रहे हैं, सब एक एजेंडे पे काम कर रहे हैं। और ये जो हिंदू मुस्लिम वाला जो फैक्टर देख रहे हो ना, मुस्लिम वाला फैक्टर, मुस्लिम्स को मोबिलाइज किया जाएगा, या तो किसी देश में प्रवेश कराया जाएगा, या एक देश के अंदर इकट्ठा करके कम्युनिटीज को लड़वाया जाएगा, या एक देश से उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। ये फैक्टर आप दुनिया में होता देखेंगे। यूरोप में ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम्स को जाते आप देखेंगे, और जो ये इंडिया के आसपास के देश हैं, यहाँ से मुस्लिम्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जाते देखोगे या कन्वर्ट होते देखोगे आने वाले समय में। नहीं तो सिविल वॉर्स होंगे यहाँ पर। ये मेरे फ्यूचर प्रेडिक्शंस हैं। तो मुस्लिम कम्युनिटी का यूज़ किया जाएगा अपने बेनिफिट के हिसाब से अलग अलग कंट्रीज़ के द्वारा, जो आप अभी देख रहे हैं। इसलिए मैंने कहा था नेपाल वाली बात याद रखना, वो भी कोई इत्तेफाक नहीं है। उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझा पाया हूँगा। बाकी अब मिलूंगा। हाँ, एक चीज़ याद रखना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो आपने किया है, लेकिन आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँच रहा है, तो बेल आइकन को दबा के रख देना, बेल आइकन को, तभी आपके पास पहुँचेगा। केवल 800 लोगों के पास पहुँच रहा है, जबकि 6 लाख के आसपास लोग जुड़े हुए हैं। तो ये गलती मत करना, बेल आइकन दबा देना, और हो सके तो सब्सक्राइब कर लेना नहीं किया तो, और कम से कम अपने एक दोस्त से और सब्सक्राइब करवाना। हम लोगों को आगे बढ़ना है, ठीक है। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।